अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एमटीएच 101 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 4। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे उनके लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएँगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानब। आज के इस लेक्चर में हम किसी भी लाइन की जो स्टीपनेस होती है या जो स्लोप होती है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। स्लोप क्या होती है, स्टीपनेस क्या होती है, उसको कैसे हम फाइंड करते हैं किसी भी लाइन के लिए। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लोप की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्लोप ऑफ अ हिल इज डिफाइंड टू बी द रेशियो ऑफ इट्स राइज टू इट्स रन। यहाँ पे हिल की जो एग्जांपल हमने इस वजह से ली है क्योंकि इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईज़ी है, ओके? लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो लाइन की ही करेंगे कि एक्स वाई प्लेन के अंदर किसी भी लाइन की स्लोप क्या होती है। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ नॉन वर्टिकल लाइन। ये हमारे पास कंडीशन है। जो लाइन है वो नॉन वर्टिकल होनी चाहिए क्योंकि जो वर्टिकल लाइन होती है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। सही है, क्योंकि स्टीपनेस जो होती है वो वर्टिकल लाइन में तो पॉसिबल नहीं है। वो तो हमारे पास वर्टिकल लाइन के अलावा कोई लाइन होगी तभी उसकी स्टीपनेस होगी। तो इस वजह से उसने कहा है कि कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग लेफ्ट टू राइट अलोंग अ नॉन वर्टिकल लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ पॉइंट P1 जिसके ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं टू अ पॉइंट P2 जिसके ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं एज शोन इन दिस फिगर। यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट P1 से पास होता है और P2 की तरफ जाता है। ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2। ठीक है। अच्छा, अब इस लाइन की जो स्लोप है, जो स्टीपनेस है, वो कैसे फाइंड करते हैं? फार्मूला क्या है? देखो हमारे पास ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है थोड़ी सी टेढ़ी है। मतलब ये ऊपर ही जा रही है, मतलब ये हाइट ही गेन कर रही है, लेकिन वो वर्टिकल लाइन नहीं है कि इस तरह डायरेक्ट पॉइंट P2 की तरफ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है बेसिकली? m इज इक्वल टू m, बेसिकली जो है ना ये स्लोप को शो करता है। किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m इज इक्वल टू राइज डिवाइडेड बाय रन। अब यहाँ पर राइज कितना हो रहा है? देखिए पहले पॉइंट हमारे पास y1 था, ठीक है, और जब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मूव करके पॉइंट 2 की तरफ गया है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हो गया वो y2 हो गया है। आपको नजर आ रहा होगा ये पहले y1 था, अब ये y2 हो गया है। तो इसमें राइज कितना हुआ है? y2 माइनस y1, ये बेसिकली राइज को शो कर रहा है। ओके। सिमिलरली रन कितना हुआ है? x, पहले x1 था हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 का, और p2 जो पॉइंट है इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 हो गया। ठीक है ना, पहले x1 था, अब ये x2 हो गया। ओके। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें जो रन हुआ है वो कितने हैं? x2 माइनस x1। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल में चेंज की वजह से y वेरिएबल में चेंज आया है ना? तो बेसिकली ये तो रेट ऑफ चेंज को शो कर रहे हैं ना। तो इसको हम आगे जाके देखेंगे कि इसको हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में x के लिहाज से चेंज आया है ना, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि राइज ओवर रन। तो हमारे पास यहाँ पे जो स्लोप का एक ओवरऑल कंसेप्ट है वो ये है, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे हम आगे मूव करते हैं। इसको देखें, हमारे पास ये जो रन है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा और जो राइज है वो वर्टिकल लाइन के ऊपर होगा। मतलब वर्टिकल एक्सिस के ऊपर राइज होगा और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर रन होगा। इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? अच्छा, हमारे पास अगर दो पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट P1 है, एक पॉइंट P2 है, इसकी स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास फार्मूला क्या है? राइज का मैंने आपको बता दिया था कि y2 माइनस y1 है और रन कितना है? x2 माइनस x1। तो ये बेसिकली स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला है। जब भी आपके पास कोई से भी दो पॉइंट गिवन होंगे जिनको ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है तो उसकी स्लोप हम इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। ओके। आगे चल के हम कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, जो हमारे पास वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन में हमारे पास, देखो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये P1 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो x1 और y1 है, और ये P2 पॉइंट है
और वर्टिकल लाइन के केस में जो P2 पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो ये आपके पास P1 पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट जैसा ही होगा, ठीक है, ये y2 होगा, है ना। तो जब हमारे पास इसको आप x2 कह दें और यहाँ पे लिखते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2, तो यहाँ पे मेंशन भी है definition 1.4.1 does not apply to vertical lines. For such lines we would have x1 is equal to x2, ओके। और वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखो हमारे पास ये लाइन थी जिस तरह से इस फिगर में यहाँ पर P1 और P2 ये दो पॉइंट्स, आप बेशक इसको P1 कह दो इसको P2 कह दो, तब भी स्लोप फाइंड करोगे तो स्लोप इतनी ही होगी। मतलब ये समझ लें कि पॉइंट्स को चेंज करने से स्लोप पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इस लाइन के ऊपर हम कोई सभी और पॉइंट ले लें, यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ Q1, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ Q2। अच्छा, जो स्लोप हमें P1 और P2 से मिली थी वही स्लोप Q1 और Q2 से मिलेगी, स्लोप पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लाइन के ऊपर कोई से भी दो और पॉइंट ले लें तो स्लोप वही रहेगी जो पहले स्लोप, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहले पॉइंट से स्लोप हमें मिली थी वही स्लोप उस लाइन के ऊपर कोई से भी दो और पॉइंट चूज करने से मिलेगी, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने फिगर के जरिए भी समझा दिया है, पहले हमने जो स्लोप फाइंड की थी वो इस पॉइंट और इस पॉइंट को यूज करके फाइंड की थी। अच्छा, फिर इसी दोनों पॉइंट्स के मिलने से जो लाइन बन रही है उस लाइन के ऊपर हमने कोई से भी दो और पॉइंट ले लिए, एक ये और एक ये, एक को हमने P1 डैश बोला है और दूसरे को हमने P2 डैश बोला है। तो P1 डैश और P2 डैश को यूज करते हुए जो हम स्लोप फाइंड करेंगे वो स्लोप वही होगी जो कि हमने P1 और P2 को यूज करते हुए फाइंड की थी, ओके। अब कुछ एग्जांपल है जिनको यूज करके हम स्लोप फाइंड करते हैं और स्लोप के कंसेप्ट को जो है ना वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, हमारे पास एग्जांपल क्या है, इन ईच पार्ट फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू। पहला पार्ट पहला पार्ट मैं करूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा, द पॉइंट 6,2 एंड पॉइंट 9,8 ये दो पॉइंट्स हैं जिनके मिलने से एक लाइन बनती है। अच्छा, उस लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है इसको मैं P कह देता हूँ। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,2, और जो दूसरा पॉइंट है उसको मैं Q कह देता हूँ 9,8, ओके। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है इसको हम अगर इन जनरल लिखें तो उसको मैं x1 कह देता हूँ पहला कोऑर्डिनेट, और इसको मैं y1 कह देता हूँ, ठीक है, x1 और y1। और ये जो Q पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको मैं कह देता हूँ कि ये x2 है और ये y2। जस्ट मैंने इसको नेम आउट किया है ना, जस्ट को नाम दिए। अच्छा, अब स्लोप का फार्मूला क्या है, स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। राइज क्या होता है y2 माइनस y1, और रन क्या होता है x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आपने जस्ट इन चारों की वैल्यू पुट करनी है। y2 कितने हैं, y2 देखें यहाँ पे कितने हैं 8 है, 8 माइनस y1 कितने हैं 2 है, डिवाइडेड बाय x2 कितने हैं हमारे पास 9 है, और x1 कितने हैं 6 है। तो 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा, 9 माइनस 6 करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 6 से कैंसिल करें तो हमारे पास m की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, m इज इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इन दो पॉइंट्स को यूज करते हुए जो लाइन बनती है उस लाइन की स्लोप कितनी है, m इज इक्वल टू 2। समझ गए, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 ही आया। बाकी दो जो पार्ट्स है पार्ट बी और पार्ट सी, उसमें भी दो दो पॉइंट्स गिवन है, उनको ज्वाइन करने से लाइन बनती है, उस लाइन की स्लोप आपने इसी फार्मूले से फाइंड करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अब जरा हम इसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप देख लेते हैं कि स्लोप की इंटरप्रिटेशन क्या है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के लिहाज से जो चेंजिंग आती है उसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है। और उसको हम इसी वजह से कह देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के लिहाज से y में चेंजिंग आई है। तो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन को जो डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल के लिहाज से जो चेंज आता है उसको हम स्लोप कहते हैं या डिफरेंशिएशन कहते हैं। इस चीज को एक दफा आप पढ़ लीजिएगा, आपको चीजें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। यहाँ पर वो जो एग्जांपल की ए पार्ट वाली जो हमने फाइंड की थी उसका ये फिगर गिवन है, और जो बी पार्ट में जो दो पॉइंट्स बने हुए थे उनको ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही थी उसकी स्लोप ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, यहाँ पे लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ।
स्लोप पॉजिटिव कब होगी और स्लोप नेगेटिव कब होगी। अच्छा यहाँ पे देख लें इसको। अब पॉजिटिव स्लोप मींस दैट द लाइन इज इंक्लाइंड अपवर्ड। मतलब देखिए ना, जो पहले हमने एग्जांपल सॉल्व की है उसमें हमारे पास जो स्लोप थी, जो लाइन बन रही थी दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, वो कुछ इस तरह थी। ठीक है, मतलब इधर से ऊपर जा रहा था, ये अपवर्ड जा रहा था। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ से ये लाइन ऊपर जा रही है। ठीक है। अच्छा, जो इस तरह यहाँ पे हमारे पास जो लाइन की स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। अच्छा, स्लोप नेगेटिव कब होगी? जब हमारे पास जो हमारे पास लाइन है जिसकी स्लोप हमने फाइंड करनी है वो इस तरह नीचे वाली साइड पे जा रही है, ऐसे। ठीक है, तो इस केस में स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे इसको मैं पढ़ देता हूँ। अ पॉजिटिव स्लोप मीन्स दैट द लाइन इज इंक्लाइंड अपवर्ड टू द राइट। A negative slope means that it is inclined downward to the right, and a zero slope means that the line is horizontal. जब किसी horizontal line की slope find करने का कहा जाए तो उसकी slope zero होती है, आपको पता होना चाहिए। जो horizontal lines होती हैं, जो कि x axis के parallel होती हैं, उसकी slope zero होती है, और जो vertical line होती है उसकी slope infinity होती है। और इन दो केसेस के अलावा कोई भी लाइन गिवन हो तो उसकी स्लोप हम फाइंड करेंगे, वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम एंगल की बात कर लेते हैं। फॉर अ लाइन एल, तो मैं रीड करता हूँ, फॉर अ लाइन एल नॉट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वो हमेशा उसका ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ, देखें जरा हमारे पास, मैं उसी ग्राफ की बात कर लेता हूँ इनफैक्ट जो कि हमारे पास गिवन था। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास लाइन थी जिसमें 2 पॉइंट से P1 और P2, 9,8 और 6,2, इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हमने एक्स एक्सिस से पास कराया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है बेसिकली ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है, और इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये फाइंड कैसे करते हैं? इसको फाइंड करने का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा, इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है? m इज इक्वल टू टेन थीटा। बेसिकली ये फार्मूला है। अगर कोई लाइन किसी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है और आपसे कहा जाए कि उस लाइन की स्लोप फाइंड करें, तो आपने इस फार्मूले को यूज करना है। अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो फिर हमने जो ऊपर फार्मूला डिस्कस किया है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, वो वाला यूज करना है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें अंडरस्टैंड हो रही हैं। अच्छा, अब हम ये जो थीटा है, ये जो आपके पास एंगल आपको नजर आ रहा है, ये एंगल अगर हम डिग्री की बात करें तो वो 0 और 180 के दरमियान हो सकता है, या 0 और 180 होगा, या इनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। अच्छा, अगर हम रेडियन की बात करें तो फिर 0 और पाई या इनके दरमियान जितने भी मतलब एंगल है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो डिग्री में कितना हो सकता है? क्या वो 360 हो सकता है? नहीं, बल्कि वो 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, या इनके दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है। अगर रेडियन की बात करें तो 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, या इनके दरमियान में रेडियन फॉर्म में जो एंगल्स होते हैं वो सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये इसका फार्मूला भी मेंशन है जो ऊपर मैंने लिख भी दी है, m इज इक्वल टू tan थीटा या tan फाई कह लें या थीटा कह लें, एक ही बात। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वही थ्योरम है जो कि मैंने आपको पहले बता दी है। For a non-vertical line, the slope m and the angle of inclination phi are related by, ये वो फार्मूला है, m is equal to tan phi या tan theta कह लें आप इसको बेशक, क्योंकि phi तो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? इफ द लाइन L इज पैरेलल टू द y एक्सिस, मतलब अगर कोई वर्टिकल लाइन हो, मैं यहाँ पे एक्स प्लेन बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन की स्लोप क्या होगी? क्योंकि ये हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन है, मतलब y एक्सिस के पैरेलल है, तो वर्टिकल लाइन हुई ना, तो इसकी स्लोप तो हमें पता है कि ये इन्फिनिटी होगी, और इन्फिनिटी को हम 1/0 लिखते हैं ना। अच्छा, अब यहाँ पे m इज इक्वल टू tan phi वाला जो फार्मूला है उसमें आप पुट करता हूँ। हमें पता है कि m इज इक्वल टू tan phi, ये फार्मूला है। यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दें 1/0, दिस इज इक्वल टू tan phi। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, फाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो tan को मैं इस साइड पे लाऊंगा ना, tan इनवर्स यहाँ पे 1/0 इज इक्वल टू फाई। तो ये tan इनवर्स 1/0 कब होता है? पाई बाय 2 पे होता है।
तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है, π/2। समझ गए? वैसे भी अगर हम देखें तो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो एक्स एक्सिस के साथ ये 90 का एंगल बनाती है, मतलब π/2 बनाती है, ठीक है? तो इस वजह से जो वर्टिकल लाइन होती है जो कि वाई एक्सिस की पैरेलल होती है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होता है, π/2 होता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में भी हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही फाइंड किया हुआ है। एग्जांपल नंबर 1 देखें, इसमें हमारे पास एक लाइन की स्लोप गिवन है 1 के बराबर है और एक दूसरी लाइन है जिसकी स्लोप -1 के बराबर है। इन दोनों केसेस में हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड करना है। फार्मूला हमने ये यूज करना है, m इज इक्वल टू tan phi। यहाँ पे आप m की वैल्यू पहले 1 रखें तो tan को इस साइड पे लेके आए तो tan इनवर्स 1 बेसिकली पाई के बराबर होता है, π/4 के बराबर होता है। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ गया। दूसरे केस में जब आप m की वैल्यू -1 रखेंगे तो उस केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो 3π/4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आ रही हैं। अब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं। हमारे पास जो पैरेलल लाइंस होती हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन की जो स्लोप है उसको हम m1 कह देते हैं, दूसरी लाइन की जो स्लोप है उसे हम m2 कह देते हैं। पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो हमेशा इक्वल होती है, ये बात आपने याद रखनी है। पैरेलल लाइंस जो होती हैं, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल मैंने बना दी है जस्ट आपको समझाने के लिए। वैसे हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो स्लोप होती है वो 0 होती है। चलिए इसको मैं मज़ीद क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं एक्स वाई प्लेन बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 लाइन बनाता हूँ। एक ये हमारे पास लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है? दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसकी स्लोप हम m1 रखते हैं, इसकी स्लोप हम m2 रखते हैं। पैरेलल लाइन की स्लोप जो है वो हमेशा इक्वल होती है। m1 विल बी इक्वल टू m2। ओके? अच्छा, जो परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं यहाँ पे लिखा भी है, इसको आप देख लीजिएगा। जो पैरेलल लाइन्स होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है और जो लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाती हैं, उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास एक ये लाइन है, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन ये है। इसकी स्लोप हम m1 कह देते हैं, इसकी स्लोप को हम m2 कह देते हैं। इन दोनों लाइंस की जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, ये तयशुदा है, ठीक है? m1 मल्टीप्लाई m2 ये -1 के बराबर होगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी स्लोप बराबर होती है और जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं उनकी स्लोप -1 के बराबर होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। use slopes to show that the points A, B and C are vertex of a right triangle। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और आपने स्लोप के कंसेप्ट को यूज करना है और आपने शो करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं A, B और C, ये किसी राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। राइट ट्राइंगल कौन सी होती है जिसमें एक 90 का एंगल होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे तीनों जो पॉइंट्स हैं, देखिए ए बी को ज्वाइन करें तो एक लाइन बनती है, बी सी को ज्वाइन करें तो दूसरी लाइन बनती है और ए सी को ज्वाइन करें तो तीसरी लाइन बनती है। इन तीनों लाइंस की जो स्लोप है आपने इस फार्मूले से फाइंड कर लेनी है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस फार्मूले को यूज करते हुए आपने तीनों लाइन की स्लोप फाइंड कर लेनी है। अच्छा, अब आपने कोई सी भी दो स्लोप को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप m1 और m3 को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आप m2 और m3 को मल्टीप्लाई कर लो। जिन दो को मल्टीप्लाई करने से -1 आएगा वो बेसिकली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और वो उन दो लाइंस के दरमियान 90 का एंगल होगा। जब 90 का एंगल होगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, इस ट्राइंगल के अंदर एक 90 का एंगल है। तो इस वजह से हमारे पास ये जो ए बी सी है वो इस राइट ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन गिवन है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद इक्वेशंस ऑफ लाइंस। अब स्लोप को यूज करते हुए हम किसी भी लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, कोई लाइन हमारे पास गिवन हो, स्लोप उसकी गिवन हो और कोई एक पॉइंट उसके ऊपर गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, देखते हैं। सबसे पहले सिंपल केस देखते हैं कि हमारे पास मैं यहाँ पे प्लेन बनाता हूँ। देखिए, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। हमारे पास अगर
लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल हो। देखिए ना, ये y एक्सिस था, ठीक है, और ये हमारे पास कोई लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? ये लाइन जो है ये क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है और ये x एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट क्या होगा? a, 0 है ना? a, 0 होगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? बेसिकली x इज इक्वल टू a। ये बेसिकली इस लाइन की इक्वेशन होगी। a यहाँ पे कांस्टेंट है। सिमिलरली एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर कोई लाइन जो है वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गुजर रही है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है तो y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को हम b कह देते हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू b इसकी इक्वेशन होगी। सो यहाँ पे ये मेंशन है, इसको आप देख लें, ये थ्योरम 1.4.5 है। The vertical line through a, 0 and the horizontal line through 0, b are represented respectively by the equation। ये उनकी इक्वेशन है, x is equal to a and y is equal to b। समझ गए? अगर कोई वर्टिकल लाइन जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गुजरती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? x is equal to a। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट करके गुजरती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? y is equal to b। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब हम जरा थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड केस पे जाते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी गिवन है, इसको आप देख लें। x इज इक्वल टू -5 है, सो एक्स वाई प्लेन के अंदर x इज इक्वल टू -5 ये पॉइंट है, तो ये बेसिकली ये इस लाइन की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -5 की इक्वेशन है, ठीक है। सो सिमिलरली हमारे पास ये एक लाइन है जो कि y एक्सिस में 0,7 को इंटरसेक्ट करके गुजरी है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी? y इज इक्वल टू 7 इसकी इक्वेशन होगी, ओके। अच्छा, अब हम जरा मूव करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम में थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल चीज है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था स्लोप फाइंड करने का, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये पढ़ा था ना हमने। अब ये जो डिनोमिनेटर है x2 माइनस x1, इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगा x2 माइनस x1, और राइट साइड पे y2 माइनस y1, यहाँ पे y1 आता है, इसको आप सही कर लें, y1। अच्छा, अब यहाँ पे थ्योरम क्या कह रहा है, देखें जरा। द लाइन पासिंग थ्रू P1, ये एक पॉइंट है, एंड हैविंग स्लोप m इज गिवन बाय द इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि एक लाइन जिसकी स्लोप m है और जो पॉइंट P1 से पास होके गुजर रही है उसकी स्लोप हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसको यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन कहां से आई है? बेसिकली यहां से आई है, ठीक है, ये इक्वेशन यहां से आई, ठीक है। तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू पॉइंट, ये पॉइंट है, विद स्लोप, स्लोप उसकी इतनी गिवन है, ठीक है। आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अच्छा, हमारे पास जो पॉइंट है उसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं, x1, y1, ये पॉइंट है और कितना गिवन है? ये 2, 3, ओके। अच्छा, स्लोप कितनी है? m, दिस इज -3/2। अच्छा, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है? ये जनरल फॉर्म है y माइनस y1, सो y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। y1 कितना है? 3 है, इज इक्वल टू m कितना है? -3/2, और x माइनस x1 कितना है? 2 है। इसको आप सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी, y इज इक्वल टू -3/2 x प्लस 6, ओके। सिमिलर ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमारे पास स्लोप गिवन नहीं है। राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन थ्रू द पॉइंट, दो पॉइंट्स गिवन है, इन दोनों पॉइंट्स को, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो एक लाइन बन रही है, इसको आप P1 कह दें, इसको आप P2 कह दें। लाइन बन रही है, इस लाइन की आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से स्लोप फाइंड कर ली। स्लोप फाइंड करने के बाद आप किसी एक पॉइंट को यूज कर लें, चाहे P1 को यूज कर लें चाहे P2 को यूज कर लें, ठीक है। तो दोनों के लिए सॉल्व किया है, लेकिन सबसे पहले इसने स्लोप फाइंड की, उसके बाद इसने क्या किया कि लाइन है जिसकी स्लोप ये है और पॉइंट P1 से गुजर रही है, तो आप उसी फार्मूले को यूज करें जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा है। तो वहां पर आप x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू x प्लस 1।
अच्छा, अगर आप दूसरा पॉइंट यूज करते हैं, स्लोप तो वही यूज करते हैं लेकिन पॉइंट दूसरा यूज करते हैं, तब भी हमारे पास इक्वेशन सेम ही आएगी। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक पॉइंट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, लाइंस डिटरमाइंड बाय स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, a non-vertical line crosses the y-axis at some point 0, b। मतलब ये xy प्लेन है, ठीक है, और ये हमारे पास एक लाइन है जो कि y एक्सिस को इस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है। पॉइंट क्या है, 0, b। ओके, ये लाइन L1 है, ठीक है। If we use this point in the point slope form of its equation, we obtain। अगर इस पॉइंट को अगर हम उसमें यूज करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ओके, इससे इसके हवाले से यहाँ पे थ्योरम भी मेंशन है, इसको आप देख लें। द लाइन विद y इंटरसेप्ट b एंड स्लोप m इज गिवन बाय, ये उसकी लाइन है। अगर स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट करें तो आपको जो लाइन की इक्वेशन होगी वो मिल जाएगी। इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे गिवन है द लाइन y इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव हैज स्लोप 2। देखिए ना, x के साथ जो लिखा होता है वो, इसको आप कंपेयर कर लेना इसके साथ, तो m इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और b इज इक्वल टू माइनस फाइव आ जाएगा, और b क्या है, बेसिकली y इंटरसेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें, इसमें भी मेंशन है कि हमारे पास स्लोप -9 है और जो y इंटरसेप्ट है -4 की इक्वल है, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, फाइंड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिस थ्रू। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या एम एक्स प्लस बी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे बी यूज हुआ है, एम एक्स प्लस बी। एम कैसे फाइंड करेंगे आप, 2 पॉइंट फार्मूला जो है स्लोप फाइंड करने का, m इज इक्वल टू, मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसको यूज करके आप m फाइंड करें, और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले उसने m फाइंड किया, उसके बाद we can use this slope with either of two given points in the point slope equation। उसके बाद आपने क्या करना है कि स्लोप फाइंड करने के बाद आपने कोई एक पॉइंट यूज कर लें। देखिए ना, हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, कोई एक पॉइंट यूज कर लें इन दोनों में से। जब आप इन दोनों में से कोई एक पॉइंट यूज करेंगे स्लोप के साथ, तो हमारे पास इसको आपने यूज करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे m की वैल्यू पुट करें और कोई एक पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 होंगे उसको पुट करें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 ही है, विच इज रिक्वायर्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, उसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, किसी भी लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है उसकी ये फॉर्म होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कांस्टेंट्स एंड a एंड b आर नॉट बोथ 0, मतलब ये दोनों 0 नहीं हो सकते, इज कॉल्ड अ फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। ये इसकी जनरल फॉर्म है। उसके बाद ये हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, ये भी हमारे पास x और y के अंदर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है। यहाँ पे थ्योरम है, इसको आप देख लें। Every first degree equation in x and y has a straight line on its graph, and conversely, every straight line can be represented by a first degree equation in x and y। मैंने आपको पहले भी बता दी है। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल को देखते हैं। Find the slope and y intercept of the line। ये हमारे पास लाइन गिवन है, आपने इसकी स्लोप और y इंटरसेप्ट बताना है। तो आप सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या प्लस बी कर लेते हैं, इस फॉर्म में लिख लें। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे y को एक साइड पे रखें, बाकी सारी टर्म राइट साइड पे मूव करें। तो देखें, y को एक साइड पे रखा, बाकी सारी टर्म हमने राइट साइड पे मूव की। अब इसको आप इस जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें, इसको और इसको कंपेयर करें जरा आपस में, तो हमारे पास m की वैल्यू -8/5 आ गई और हमारे पास b की वैल्यू जो कि y इंटरसेप्ट है 4 आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ लाइंस एंड स्लोप्स है, इसको आप एक दफा रीड कर लीजिएगा। वैसे जो स्लोप और लाइंस है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मैं इसको एक दफा रीड आउट कर देता हूँ। लाइट ट्रेवल अलोंग विद लाइंस एज डू बॉडीज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ planet's gravitational field are coasting under their own momentum like hockey puck gliding across the ice।
वी ऑफन यूज द इक्वेशन ऑफ लाइंस कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू स्टडी सच मोशन। ये जो हमने मोशन बताए हैं इनको स्टडी करने के लिए लीनियर इक्वेशन जो है वो यूज होती है, ठीक है, लाइन यूज होती है। उसके बाद यहाँ पे स्लोप की इंपॉर्टेंस भी लिखी हुई है, इसको आप एक नजर पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल वर्डिंग में लिखी है, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक आखिरी एग्जांपल है इस लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास यहाँ पे इस आखिरी एग्जांपल में क्या गिवन है, फॉरेनहाइट टेम्परेचर F एंड सेल्सियस टेम्परेचर F आर रिलेटेड बाय अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस फॉर्म में फॉरेनहाइट टेम्परेचर और सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रिलेट होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो ये है F इज इक्वल टू 32, और जो कि सेल्सियस फॉर्म में ये है 0, C इज इक्वल टू 0, मतलब फारेनहाइट फॉर्म में 32 है और सेल्सियस फॉर्म में ये 0 है। वाइल द बॉइलिंग पॉइंट वो कह रहे हैं कि हमारे पास फारेनहाइट टेम्परेचर इतना है और सेल्सियस इतना है, ठीक है। दस F और C की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट करें, उसके बाद पहले इसके लिए कर दें, ठीक है। F हमने 32 पुट किया और C को हमने 0 पुट किया, पुट करें, यहाँ पे इसके लिए पुट किया और यहाँ पर हमने इस दूसरे केस के लिए पुट किया। हमारे पास यहाँ पे B की वैल्यू आ गई और हमारे पास M की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने B और M की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास इस स्पेशल केस का आंसर आ गया। समझ गए? उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 4 की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस लेक्चर में हमने स्लोप के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन की है, 2 पॉइंट फार्मूला से स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन गिवन हो तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखी है। अगर हमारे पास किसी लाइन की स्लोप गिवन हो और किसी एक पॉइंट से पास हो रही हो तो उस केस में स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, सॉरी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ये सारे केसेस हमने देखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई है। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।